Biozone Academy. Today we are discussing about the protoplast, protoplasm, cytoplasm, cytosol and nucleus. ठीक है, इस सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वो सारे चीजें डिस्कस करने से पहले एक बार हम लोग देख लेंगे अबाउट द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है. तो एक प्लांट सेल के पास जो आउटर कवरिंग होता है दैट इज द सेल वॉल, जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इस कलर से इसको रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है, जस्ट सेल वॉल के नीचे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है साइटोसोल. साइटोसोल क्या होता है, एक एक्वस मैट्रिक्स होता है जिसके ऊपर ऑर्गेनेलीज रहते हैं. ठीक है, फिर आप लोग देख पा रहे हैं कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है with nuclear membrane. Next, endoplasmic reticulum just associated with the nuclear membrane आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं. नेक्स्ट रहता है राइबोसोम, राइबोसोम भी रहता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स रहता है लाइसोसोम, लाइसोसोम भी रहता है, क्लोरोप्लास्ट जैसे कि प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट भी रहेगा, पेरोक्सीसोम भी रहेगा एंड एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया भी रहेगा. तो ये कुछ पॉइंटिंग हो जाता है अबाउट द प्लांट सेल, जो कि एक टिपिकल प्लांट सेल के अंदर आपको दिखेगा. ये स्ट्रक्चर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द फर्दर लेक्चर. जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है, सबसे आउटर कवरिंग. ठीक है, सबसे आउटर कवरिंग जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में रहता है. नेक्स्ट, अभी हम लोग देख रहे थे कि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो अभी तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द सेल वॉल. तो सेल वॉल सबसे आउटर कवरिंग होता है. अगर आप ये सेल वॉल वाला जो स्ट्रक्चर है इसको आप आइसोलेट कर दोगे, रिमूव कर दोगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरनल जितना भी ऑर्गेनेलीज आपको यहाँ पे दिख रहा है सभी को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द प्रोटोप्लास्ट. आप लोग देख पा रहे हैं कि सेल वॉल को हम लोग क्या किए हैं, रिमूव कर दिए हैं. जैसे ही रिमूव कर दिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या है, इंटैक्ट जितना भी ऑर्गेनेलीज है सब आइसोलेट हो गया है. तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट. तो ये हम लोग इजी एक सिंपल सेंटेंस में बोल सकते हैं कि सेल विदाउट सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट. क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि प्रोटोप्लास्ट एग्जैक्टली क्या होता है, कि सेल वॉल को अगर हम लोग रिमूव कर देंगे तो एंटायर जो स्ट्रक्चर होता है विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट. तो देखो यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट के अगेंस्ट में क्या लिखा हुआ है कि इट इज द सेल विदाउट द सेल वॉल. एग्जैक्टली, सेल वॉल रिमूव कर देंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द एंटायर ऑर्गेनेलीज को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द प्रोटोप्लास्ट. We can also say that is the naked plant cell. Exactly, अगर प्लांट सेल को हम लोग हाइड कर देंगे और उसको हटा देंगे तो क्या हो जाता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है. तो हम लोग बोल ही सकते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेकेड प्लांट सेल. नेक्स्ट क्या बोला गया है कि इट कंटेन्स ऑल द कंपोनेंट एक्सेप्ट द प्लांट सेल वॉल. तो प्रोटोप्लास्ट में सारे कंपोनेंट रहेगा, सिर्फ क्या नहीं रहेगा, सेल वॉल नहीं रहेगा. तो और भी सिंपल वर्ड में हम लोग क्या ये लिख सकते हैं कि सेल माइनस सेल वॉल इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट. तो आई होप कि आपको प्रोटोप्लास्ट समझ में आया होगा. अगर हम अभी प्रोटोप्लास्ट के अंदर एंटायर जो ऑर्गेनेलीज आपको इसके अंदर दिख रहा है, जितना भी ऑर्गेनेलीज आपको दिख रहा है विद द साइटोप्लाज्म, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म. तो यहाँ पे हम लोग अभी रीड करेंगे अबाउट द प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म को अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो एंटायर स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हो, ये एंटायर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म, जो कि लिक्विड पोर्शन होता है, सेल फ्लूइड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म. तो अभी आप लोग देखो कि ये जो जितना भी कंपोनेंट है ये सारे कंपोनेंट क्या है, लिविंग इन नेचर है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल. एग्जैक्टली, जितना भी ऑर्गेनेलीज है वही ऑर्गेनेली एक सेल को लाइव रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सारे ऑर्गेनेली किसके अंदर है, दैट इज द फ्लूइड, ऑन द फ्लूइड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म का जो नेचर है वो विस्कस है. आप अगर एक एनालॉजी लेके समझोगे कि एक कार में आपके पास क्या है, आपके पास
कुछ पानी है और पानी के अंदर आप कुछ कंपोनेंट्स उसमें आप लोग डाल दिए, तो अभी जो पानी और कंपोनेंट एक साथ है उसका नेचर क्या हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा। विस्कस हो जाएगा क्योंकि वो पानी के अंदर क्या है, वो सारे कंपोनेंट है जो वो नेचर को विस्कस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी आपको समझ में आया होगा। और क्या है कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑल द कंपोनेंट्स और ऑल द ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। तो ये बात क्या आपको समझ में आया कि सेल विद द फ्लूइड कंपोनेंट, फ्लूइड कंपोनेंट, सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड कंपोनेंट। पहले में सेल प्रोटोप्लास्ट में हम लोग देखे थे कि सेल विदाउट सेल वॉल, ठीक है, वहां पे विदाउट सेल वॉल, वहां पे हम लोग जिक्र किए थे अबाउट द सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड कंपोनेंट के ऊपर कंसेंट्रेट कर रहे हैं विद द ऑल ऑर्गेनेलीज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। लेकिन यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। प्रोटोप्लाज्म के पास दो कंपोनेंट होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि इसके अंदर दोनों ही है, साइटोप्लाज्म भी है, ये वाला पोर्शन साइटोप्लाज्म है और ये वाला पोर्शन न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम, राइबोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल, जितना भी ऑर्गेनेलीज है सारे आ जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन यहाँ पे हम लोग को किसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, दैट इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस अपने ही आप क्या होता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, उसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल रहता है, उसके अंदर भी एक फ्लूइड रहता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। और क्या रहता है, डेंस मॉलिक्यूल रहता है और डेंस कंपोनेंट रहता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द न्यूक्लियोलास्ट। तो इतना दूर तक समझ में आया कि प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस नहीं आता है। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनेलीज एक्सेप्ट न्यूक्लियस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया कि साइटोप्लाज्म के पास सारे ऑर्गेनेलीज होंगे लेकिन न्यूक्लियस नहीं रहेगा। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा देख लो कि यहाँ पे सपोज एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हम लोग क्या किए हैं, जितना भी पानी भी है और बहुत सारे कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कर दिए, उसके अंदर सबमर्ज कर दिए। अब क्या करें कि जितना भी कंपोनेंट्स था सारे कंपोनेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, उससे रिमूव आउट कर देते हैं, कंपोनेंट्स को रिमूव आउट करते हैं। तो अभी जो एक्वास कंपोनेंट रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोल। तो आप लोगों को पता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ऑल द ऑर्गेनेलीज रहता है। अब ये ऑर्गेनेलीज को भी अगर हम लोग हटा देंगे तो जो एक्वास कंपोनेंट रहता है, जो एक्वास कंपोनेंट रहता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द साइटोसोल। क्या था, साइटोप्लाज्म विथ ऑल ऑर्गेनेलीज एक्सेप्ट न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं था। लेकिन अगर हम लोग उतना भी जितना भी ऑर्गेनेली था उसी को भी अगर हम लोग हटा देंगे तो जो कंपोनेंट रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द साइटोसोल। तो साइटोसोल क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म माइनस ऑल द ऑर्गेनेलीज, जो एक्वस कंपोनेंट रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज साइटोसोल। और एक एनालॉजी लेके समझते हैं, सपोज आप लोग चाय बना रहे हैं, तो चाय के अंदर, चाय जब बनती है ऑन द स्टोव, तो उसके अंदर क्या रहता है, चाय पत्ती रहता है, ये सारी चीजें रहती है। तो आप जब उसको स्टीम करते हैं तो चाय पत्ती अलग और चाय अलग हो जाता है। ठीक है, चाय अलग हो जाता है। तो क्या किया आपने, चाय को अलग कर दिया, मतलब एक्वस कंपोनेंट को अलग कर दिया और चाय पत्ती को अलग कर दिया। तो वो जो एक्वस कंपोनेंट हो गया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोल। और जो रिमूव आउट हो गया, दैट इज जितना भी ऑर्गेनेलिज आपने क्या किया, उसको हटा दिए। तो आई होप आपको साइटोसोल का कंसेप्ट भी समझ में आया हो। तो एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं एक बार कि क्या होता है ये सारी चीजें। तो पहले ही आपके पास क्या है, दैट इज सेल है। तो सेल से अगर आप लोग सेल वॉल को रिमूव कर दोगे तो जो पोर्शन रहता है दैट इज प्रोटोप्लाज्म, जिसमें क्या रहता है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। अब उसी के अंदर जितना भी फ्लूइड कंपोनेंट रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म के पास दोनों कंपोनेंट होता है, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है क्या, साइटोप्लाज्म। एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्म। तो आपको पता है न्यूक्लियस के पास क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलास्ट एंड द क्रोमैटिन। ये तो एकदम आइसोलेटेड एक अपना चेंबर बना के रहता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या रहता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन एंड वैक्यूल। मतलब जितने सारे ऑर्गेनेलीज हो सकते हैं वो सारे रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन क्या नहीं रहता है, नहीं रहता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वहां से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। लेकिन प्रोटोप्लाज्म के पास दोनों ही रहता है, न्यूक्लियस भी रहता है, साइटोप्लाज्म भी रहता है। समझ आए।
अब ये जो साइटोप्लाज्म है, तो इसके अंदर से अगर हम लोग ऑल द ऑर्गेनेलीज को रिमूव आउट कर देंगे तो क्या रहता है, एक एक्वस कंपोनेंट रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज साइटोसोल। तो आई होप आपको प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, उसके अंदर का कंपोनेंट न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, इसके बारे में क्लियर कंसेप्ट मिला हो। तो अगर वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।